शुभ संध्या मित्रों, एक बार फिर आपका मेरे चैनल पीके चौरसिया नॉलेज पॉइंट STP 34 में स्वागत है। मित्रों, बहुत अंतराल के बाद मैं आपके सामने पुनः TGT से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मित्रों में शेयर करें ताकि मैं नए वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट को। प्रश्न पहला प्रश्न है मुद्रा राक्षस। पहला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन हैं? ए विकल्प है कौटिल्य, बी विकल्प है विशाखदत्त, सी भवभूत, डी भारत। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त, यानी बी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ए श्लेष, बी उत्प्रेक्षा, सी उपमा, डी अनुप्रास। तो कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध है? उपमा के लिए प्रसिद्ध है, उपमा कालिदासस। तो इसमें भी सी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है किस कवि की वाणी नारकेल फल के समान है? ए भवभूत, बी महाकवि माघ, सी महाकवि भास और डी भारत। तो इसमें जो विकल्प सही है डी विकल्प, भारत जी की वाणी को नारकेल फल के समान कहा माना जाता है। प्रश्न संख्या 4 अलंकार सिद्धांत से संबंधित है। ए भामा, बी कुंतक, सी क्षेमेंद्र, डी दंडी। तो अलंकार सिद्धांत किसका है? भामा जी का है, यानी ए विकल्प सही है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 असंभव में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी द्विग और डी तत्पुरुष। तो मित्रों, इसमें कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि अव्ययी भाव समास है, लेकिन इसमें जो समास है वो तत्पुरुष के जो भेद हैं, इसमें नए तत्पुरुष समास है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है सदैव शब्द में कौन सी संधि है? ए गुण, बी दीर्घ, सी यण और डी वृद्ध। तो सदैव शब्द में कौन सी शब्द है? इसमें होगी वृद्ध संधि, यानी 6 का डी सही होगा। जैसे मैंने अपने पूर्व वीडियो में बताया भी था, एक सामान्य सी पहचान, आय और औ की मात्रा जहाँ पर लगी हो वहाँ पर कौन सी संधि होती? सामान्यतया वृद्ध संधि होती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 बद्ध्वागमन संधि का संधि विच्छेद होगा। ए बधू धन आगमन, बी बधु धन आगमन, सी बधू धन गमन और डी बद्ध्वा धन आगमन। तो इसमें सही क्या होगा? कौन सा विकल्प? ए विकल्प सही होगा, वधू धन आगमन यानी बद्ध्वा गमन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 गणेशाय नमः में कौन सी विभक्त है? ए तृतीया, बी पंचमी, सी चतुर्थी, यहाँ सी की वजह यहाँ डी होगा, और डी में है षष्ठी। तो इसमें जो गणेशाय नमः में कौन सी विभक्त होगी? वो होगी सी, यानी सी विकल्प सही है, यानी चतुर्थी विभक्त है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है राम शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है। ए रामाय, बी रामस, सी रामेश और डी रामा नाम। तो इसमें जो सही है वो कौन होगा? सी विकल्प सही है, राम शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप रामेश होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 10 सर्वस्मात् सर्वभ्याम सर्वेभ्या किस विभक्त के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन रूप है? ए पंचमी, बी चतुर्थी, सी षष्ठी और डी तृतीया। तो ये किस विभक्त के रूप हैं? पंचमी विभक्त के रूप हैं। आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है अस्मद शब्द के पंचमी विभक्त का रूप है। ए मत अवाभ्याम अस्मत्, बी में है में अवाभ्याम अस्मत् और सी में है मया अवाभ्याम अस्माभ्य और डी में है मय आवयो अस्मास।
तो इसमें जो होगा ए विकल्प सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर आपको दूसरा लगता हो तो कमेंट करके बताएं। मेरे हिसाब से ए सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 12। पठस धातु रूप है। पठस धातु रूप है। ए मध्यम पुरुष एक वचन का, बी मध्यम पुरुष द्विवचन का, सी प्रथम पुरुष एक वचन का, और डी प्रथम पुरुष द्विवचन का। तो पठस किसका है? मध्यम पुरुष एक वचन का। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं का संस्कृत अनुवाद होगा। ए ग्रामा उभयता वृक्षाः अस्ति, बी ग्रामम उभयता वृक्षाः सन्ति, सी ग्रामः उभयतां वृक्षाः अस्ति, डी ग्रामम उभया वृक्षाः सन्ति। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? इसमें विकल्प सही होगा ये बी ग्रामम उभयता वृक्षाः सन्ति। तो इसमें हलंत नहीं लगा माँ में तो ग्रामम में हलंत लगेगा मित्रों, ये छूट गया था टाइप करने में। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 14। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयोग किसने किया था? ए मिश्रबंध, बी गियर्सन, सी गारसा दत्तासी, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रारंभ किसने किया था? गारसा दत्तासी ने, यानी सी विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में लिखा गया था? ए हिंदी शब्दसागर, बी हिंदी शब्दानुशासन, सी हिंदी विश्वकोश, डी हिंदी कोविद रत्नमाला। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी इतिहास लिखा था किसकी भूमिका में लिखा था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, यानी ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं मिश्र बंधु विनोद का कौन सा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था? मित्रों ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है अलग अलग रूपों में। तो ए प्रथम पहला यानी प्रथम, बी द्वितीय यानी दूसरा, सी तृतीय यानी तीसरा, और डी चौथा। तो 1934 में मिश्र विनोद का कौन सा भाग प्रकाशित हुआ था? चौथा भाग। मित्रों कमेंट करके अगर बताइएगा आप भी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है सुजान चरित्र के रचनाकार हैं। ए घनानंद, बी आलम, सी सूदन, और डी बोधा। तो सुजान चरित्र किसकी रचना है? वो है सूदन जी की, यानी सी विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 18। वीरों का कैसा हो बसंत काव्य किसकी काव्य पंक्तियां हैं? ए मैथिली शरण, बी सुधा सिंह चौहान, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, और डी सुमित्रा नंदन पंत। तो वीरों का कैसा हो बसंत ये किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है हंस जवाहरी किस सूफी संत की कृत है? ए विकल्प है कासिम शाह, ए में है कासिम शाह, बी अब्दुल रहमान, सी मलिक मोहम्मद जायसी, और डी हैं मंझन। तो हंस जवाहिर किसकी रचना है? वो कासिम शाह की है, यानी ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। भारत में किस राज्य की एकमात्र भाषा अंग्रेजी है? ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी गोवा, डी जम्मू कश्मीर। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? नागालैंड, यानी ए विकल्प सही है। इसकी एकमात्र भाषा क्या है? अंग्रेजी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है किस ग्रंथ की पहचान आल्हा लोक गान के रूप में की गई है? तो इसमें देखिए ए खुमार रासो, बी है परमाल रासो, सी बीसल देव रासो, डी पृथ्वीराज रासो। तो आपने पढ़ा होगा हिंदी साहित्य के इतिहास में कि परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? आलखंड भी कहा जाता है।
जिसके लेखक जगनिक हैं, तो इसमें बी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदू बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन हैं? ए ग्रियर्सन, बी डॉक्टर कामिल बुल्के, सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो कथन है वो किसका है? गियर्सन जी का कथन है। आइए आगे देखते हैं, यानी ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? ए जीर्णोदक, बी मंदाकिनी और सी देवपगा, और जो डी विकल्प है वो है त्रिपथगा। तो इसमें ए बी है, मंदाकिनी गंगा का पर्यायवाची है, देवपगा भी है, त्रिपथगा है, जीर्णोदक नहीं है, यानी ए विकल्प सही है। आइए देखें प्रश्न संख्या 25, कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है? ए माधव, बी चंद्रशेखर, सी मुरार और डी केशव। तो जो कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है वो बी नहीं है, चंद्रशेखर नहीं। चंद्रशेखर किसका पर्यायवाची है? शंकर जी का है पर्यायवाची। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है रसास्वादन का तात्पर्य है किसी रस से भरा होना, ए विकल्प में है। बी में है किसी रस का उपभोग करना, सी किसी विषय में मस्त होना, और डी है किसी को रस पीते देखना। तो इसमें जो होगा ये होगा किसी रस का उपभोग करना, यानी बी विकल्प सही होगा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 27, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ए पंजाब, बी जम्मू कश्मीर, सी राजस्थान और डी आंध्र प्रदेश। तो मित्रों ये तो प्रश्न आपको संभवतः मालूम हो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीएस में भी बहुत पूछा जाता है। तो इसमें भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। ठीक, आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, पूर्वी हिंदी की बोली है। ए बघेली, बी बुंदेली, सी कन्नौजी और डी ब्रज भाषा। तो ये क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली क्या है मित्रों? बघेली है, यानी ए विकल्प सही है। और शेष पश्चिमी हिंदी के हैं। इसका एक सूत्र है आबच। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? आबच। तो आ से अवधी, बा से बघेली और छा से छत्तीसगढ़ी, यानी ये 3 बोलियां पूर्वी हिंदी में आती हैं। इस सूत्र को याद कर लें, आबच यानी पूर्वी हिंदी। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 29। जो पूजा योग्य हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा। ए पूज्य, बी पूजनीय, सी पूजनीय और डी पुजारी। तो जो पूजा के योग्य है वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? पूज्य होगा, यानी ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30, रमेश घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य होगा। तो इसमें देखें, राम ने घर जाकर माँ को देखा। बी में है राम घर गया अतः माँ को देखा। सी राम घर गया और उसने माँ को देखा। डी राम ने माँ को देखा घर जाकर। तो इसमें कौन सा पढ़ने से स्पष्ट हो गया कौन सा विकल्प सही है मित्रों? सी विकल्प, राम घर गया और उसने माँ को देखा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थाली का बैगन होना। मुहावरा है थाली का बैगन होना। ए गोल मटोल होना, बी थाली में बैगन रखना, सी सिद्धांतहीन व्यक्त होना, डी सिद्धांत युक्त व्यक्त होना। तो थाली का बैगन होना का अर्थ क्या होगा? इसमें कौन सा विकल्प से सही होगा? सी सिद्धांतहीन व्यक्त होना। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ए 24, बी विकल्प में है 16 और डी विकल्प में है 13 और सी विकल्प में 13, डी विकल्प में 22। तो चौपाई
कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं, यानी बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सिद्ध साहित्य की भाषा है ए संधा भाषा, बी मैथिली भाषा, सी ब्रज भाषा, डी अवधी भाषा। तो सिद्ध साहित्य की कौन सी भाषा है? संधा भाषा है, यानी ए विकल्प सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 34। क्या है प्रश्न? साहित्य समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है? ए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन किसका है? ये कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, यानी बी विकल्प सही है। मित्रों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हों प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की थी? ए माधुर, बी सख्य, सी दास और डी वात्सल्य। तो मीराबाई की जो उपासना थी, भक्त भावना थी, वो किस प्रकार की थी? वो थी माधुर्य भाव की। माधुर्य भाव से उन्होंने कृष्ण की उपासना की थी, यानी ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी लल्लू लाल और डी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो हिंदी के जो प्रथम गद्यकार हैं वो कौन है? लल्लू लाल, यानी सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 37। तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता कौन हैं? ए पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी नागार्जुन, सी रामनरेश त्रिपाठी, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो ये वह तोड़ती पत्थर किसकी रचना है? वो है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ए कुलभूषण, बी कुलीन, सी कुलाधिपति, डी कुल श्रेष्ठ। तो जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है उसको क्या कहते हैं? कुलीन कहते हैं, कुलीन व्यक्ति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है युग्म मिलाना है सही युग्म है लेखक और उपनाम। तो जयशंकर प्रसाद, इसमें कूट करना है कि कौन किस उपनाम से जाना जाता है। जयशंकर प्रसाद प्रकृति का सुकुमार कवि, बी छायावाद का जनक, निराला छायावाद का जनक, पंत विद्रोह का कवि और डी महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा। तो देखिए इसमें जयशंकर प्रसाद को क्या जाना जाता है? वो छायावाद के जनक के रूप में, यानी ए का बी। तो ए का बी। निराला को विद्रोह का कवि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को विद्रोह का कवि भी कहा जाता है, यानी बी का सी। और सुमित्रा पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कब कहा जाता है? सी का ए। सी का ए। और डी महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसमें कौन सा विकल्प सही है? डी का 4 का डी। तो ये ए विकल्प सही है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। आत्मजयी कविता किसकी कृत है? ए सुरेंद्र वर्मा की, बी अशोक वाजपेयी की, सी कुंवर नारायण सिंह की, डी रामधारी सिंह दिनकर की। तो ये आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण सिंह की। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 41। सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? ए 1972 में, बी 1978 में, सी 1968 में, डी 1982 में। तो चिदम्बरा पंत जी को चिदम्बरा पर किस साल में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? वो मिला था 1968 में, यानी सी विकल्प सही होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है मैं वक्त के हूँ सामने कविता संग्रह किसका है? ए गिरजा कुमार माथुर, बी शमशेर बहादुर, डी सी धर्मवीर भारती, डी नागार्जुन।
तो ये किसकी रचना है? ये है गिरजा कुमार माथुर, जो कि तार सप्तक कवियों में से एक हैं। आइए देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 43, प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं? ए लाला भगवान दिन, बी भगवान दास, सी भगवती प्रसाद, डी माधवराव सप्रे। तो जो प्लेग की चुड़ैल के जो लेखक हैं वो कौन है? भगवान दास। ठीक, यानी बी विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। किस महिला कहानीकार का नाम राजेंद्र बाला घोष था? ए कृष्णा सोबती, बी अमृता प्रीतम, सी मन्नू भंडारी, डी बंग महिला। तो बंग महिला का उपनाम राजेंद्र बाला घोष था, यानी 44 का डी विकल्प सही होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं क्या है। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। यह कथन किसका है? ए मुंशी प्रेमचंद, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी जयशंकर प्रसाद, डी हजारी प्रसाद। तो इसमें ये कथन किसका है? ये मुंशी प्रेमचंद जी का है, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 46, हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह किसे माना जाता है? ए सोजे वतन, बी छाया, सी सत्य सरोज और डी प्रतिध्वन। तो हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह किसे माना जाता है मित्रों? छाया को माना जाता है, यानी बी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सतमी के बच्चे कहानी संग्रह है, ये बताना है किसका कहानी संग्रह है। ए राहुल संकृतायन, बी विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, सी शिवपूजन सहाय और डी इलाचंद जोशी। तो सतमी के बच्चे किसका कहानी संग्रह है? वो है राहुल संकृतायन जी का। ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 48, पांडे बेचन शर्मा उग्र किस कहानी के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है? ए चॉकलेट, बी उसकी माँ, सी दोजख की आग, दोजख माने होता है नरक, अरबी शब्द है, और डी बलात्कार। तो इसमें जो विकल्प सही है वो बी विकल्प सही है, उसकी माँ के आधार पर उन्हें प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना जाता है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 है, नई कहानी नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए दुष्यंत कुमार, बी अमृत राय, सी कमलेश्वर और डी मोहन राकेश। तो नई कहानी शब्द का प्रयोग, नई कहानी नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था दुष्यंत कुमार जी ने। तो ए विकल्प सही है। आइए प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं है? मतलब सही बताना है, सही नहीं। ए सक्रिय कहानी राकेश वश, बी सचेतन कहानी महीप सिंह, सी अकहानी गंगा प्रसाद बिमल, डी डी सहज कहानी मोहन राकेश। तो यही युग्म सही नहीं है और सारे ये जो युग्म हैं वो सब सही हैं, वो उन कहानियों के प्रवर्तक हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। का वर्ण का उच्चारण होता है कंठ से, तालु से, सी मूर्धा से, डी ओठ से। तो इसमें बताना उच्चारण स्थान का कहाँ किस स्थान से उच्चारित होता है। तो ये होगा, इसमें विकल्प होगा ए कंठ से। एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, यानी आ और कबर्ग और विसर्ग, ये इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से होता है, यानी इसमें ए विकल्प से होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 52। मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन हैं? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी सरदार पूर्ण सिंह, डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, यानी सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 53। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या नाम दिया है या क्या कहा है? ए बीजोपन काल, बी सिद्ध सामंत काल, सी चारण काल, डी प्रारंभिक काल। तो क्या नाम दिया है? बीजोपन काल, यानी 53 का ए विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 है, चार मित्रा एकांकी
चारू मित्रा एकांकी के लेखक हैं? ए विनोद रस्तोगी, बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सी सेठ गोविंद दास, डी विष्णु प्रभाकर। तो इसमें चार मित्रा एकांकी के लेखक कौन हैं? वो हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, यानी बी विकल्प सही है। आइए देखें, यहाँ पर प्रश्न छप गया है मित्रों। ये प्रश्न होगा प्रश्न संख्या 55। चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। ये हवन छप गया मित्रों, ये होगा, इसको सही कर हवन पढ़िएगा आप। हवन माने होता है पृथ्वी, ठीक। और अंबर तल में उपर्युक्त का पंक्ति में प्रकृत चित्रण है। तो ए आलम्बन रूप में, बी उद्दीपन रूप में, सी मानवीकरण रूप में, डी उपर्युक्त सभी में। तो यहाँ पर प्रकृति का किस रूप में चित्रण हुआ है? आलम्बन के रूप में हुआ है। ये मैथिली शरणगुप्त की रचना पंचवटी से लिया गया है, ठीक। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है तथैव शब्द में संध है। तथैव शब्द में बताना है कौन सी संध है। अभी मैंने एक पहचान बताई थी, इसमें कौन सी मात्रा लगी है? आय की। उसी के आधार पर आप जान जाएं। ये यण संध, बी में वृद्ध संध, डी में गुण संध, और सी में गुण संध, और डी विकल्प में है पूर्व रूप संध। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? बी, क्योंकि अय औ की मात्रा में सामान्य सी पहचान बताई थी, जहाँ लगे हों वहाँ पर वृद्ध संध होती है। आइए देखें अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? ए उपन्यास, बी निबंध, सी संस्मरण, और डी जीवनी। तो कलम का सिपाही किसकी रचना है? वो किस विधा की रचना है? जीवनी है। ये लिखा गया है अमृतराय जी द्वारा, और प्रेमचंद जी की जीवनी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। यहाँ भी प्रश्न की जगह कृष्णा छप गया है, इसको आप पढ़िएगा प्रश्न ही। प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 है तुलसीदास का काव्य किस दर्शन पर आधारित है? किस दर्शन पर आधारित है? तो ये है ए विशिष्टाद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी अद्वैतवाद, और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें जो विकल्प सही है वो है ए विशिष्टाद्वैतवाद के दर्शन पर तुलसीदास जी का काव्य आधारित है। आइए आगे देखें। अबलो नसानी अब न नसे हो पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ए रामचरितमानस की, बी विनय पत्रिका की, सी कवितावली की, डी गीतावली की। तो इसमें ये किस काव्य से लिया गया है? विनय पत्रिका से। ये चारों रचनाएं तुलसीदास जी की हैं, यानी इसमें 59 में बी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 है आरती कीजिए हनुमान लला की यह पंक्ति किस कवि की है? ए तुलसीदास, बी हृदयराम, सी रामानंद, और डी अग्रदास। तो ये किसकी रचना है? ये है रामानंद दास जी की, यानी रामानंद जी की। सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं आगे अगला प्रश्न। बंगदूत साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट जी। तो इस बंगदूत साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? वो राजा राम मोहन राय जी थे। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 62। इंदु पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? ए कोलकाता से, बी काशी से, सी प्रयाग से, और डी बरेली से। तो इंदु पत्र का जो प्रकाशित होता था वो कहाँ से होता था? वो होता था काशी से। पूर्व नाम इसका बनारस और वर्तमान में वाराणसी है। इसमें बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है? ए दुष्यंत, ए पुष्पदंत, सी बी धनपाल, सी जोयेंदु, और डी हैं राम सिंह। डी हैं राम सिंह। आइए देखते हैं आगे। इसमें पाहुड़ दोहा के रचनाकार बताना है। ए पुष्पदंत, बी विकल्प में है धनपाल, सी जोयेंदु, और डी राम सिंह। तो इसमें जो विकल्प सही है वो कौन है? वो है डी, यानी राम सिंह इसके लेखक हैं।
आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी की रचना का रचयिता कौन है? ए रामनरेश त्रिपाठी, बी श्याम सुंदर दास, सी अशोक वाजपेयी, डी केदारनाथ सिंह। तो कविता कौमुदी किसकी रचना है? वो है रामनरेश त्रिपाठी जी की, यानी ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? ए 1903 में, बी 1901 में, सी 1800 ईस्वी में और डी 1900 ईस्वी में। तो सरस्वती का पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था मित्रों? ये है 1900 ईस्वी में। आप भी कमेंट करके बताइएगा, और कमेंट करके आप ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे वीडियो बनाने की। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 66, अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी किसे? ए पुष्पदंत को, बी केशवदास को, सी विद्यापत को, डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। तो इसमें किसको अभिनव जयदेव की उपाधि किसे मिली है? विद्यापत जी को, यानी सी विकल्प सही है। आइए प्रश्न संख्या 67, कोलकाता से प्रकाशित विशाल भारत, जो कि 1928 से शुरू हुआ था, किस कवि के प्रति अनुदार था? ए महादेवी वर्मा, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी सुमित्रा नंदन पंत, डी जयशंकर प्रसाद। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के प्रति अनुदार था। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, यहाँ भी टाइपिंग गलत हो गई, कृष्णा लिखा है, ये प्रश्न होगा, इसको प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 68, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिश्रण से बनी भाषा को क्या कहते हैं? ए पिंगल, बी मैथिली, सी डिंगल और डी आहट। तो अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रण से जो भाषा बनती है उसको क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं, यानी सी विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में से कौन चिरगांव, जो कि झांसी में पड़ता है, से संबंधित है? ए मैथिलेश्वर गुप्त, बी बिहारी लाल, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी माखन लाल चतुर्वेदी। इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें ए विकल्प सही है, मैथिलेश्वर जी का जन्म चिरगांव में हुआ था, झांसी। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, समस्या पूर्ति किस काल की कविता में प्रचलित थी? ए प्रयोगवादी, बी छायावादी, सी भारतेंदु और डी द्विवेदी। तो समस्या पूर्ति किससे संबंधित है? वो है भारतेंदु से, यानी सी विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 71, एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाना जाता है? ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी मैथिलेश्वर गुप्त और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, यानी प्रश्न संख्या 71 में ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72, रोमानी भाव बोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ए स्वच्छंदतावादी कवि, बी छायावादी कवि, सी प्रगतिवादी कवि और डी प्रयोगवादी कवि। तो रोमानी भाव के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? वो पुकारा जाता है उन्हें स्वच्छंदतावादी कवि, यानी ए विकल्प सही है। आइए देखें प्रश्न संख्या 73, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्न में से किसे छायावाद का प्रवर्तक माना है? ए लोचन प्रसाद पांडे, बी मुकुटधर पांडे, सी श्रीधर पाठक और डी उपरोक्त सभी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? बी विकल्प सही है। 73 में बी विकल्प सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मुकुटधर पांडे जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 74, सुमित्रा नंदन पंत की किस काव्य रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? ए चिदम्बरा, बी गुंजन, सी पल्लव और डी ग्राम्या। तो इसमें जो विकल्प सही है, पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। आइए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 75, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह है? ए केदारनाथ अग्रवाल का, बी केदारनाथ सिंह का, सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, डी हरशंकर प्रसाई का। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये किसका काव्य संग्रह है? केदारनाथ अग्रवाल जी का है, यानी 75 का ए विकल्प सही है। आइए देखें अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? ए
मेवाती, बी हरियाणवी, सी मालवी और डी है कौरवी। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है मित्रों? कौरवी है। इसलिए कौरवी है क्योंकि ये पश्चिम भारत की बोली है, इसलिए इसका उपनाम कौरवी, दूसरा नाम कौरवी भी है, यानी डी विकल्प सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या है। ए 11, बी 10, सी 13, डी 12। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी है? 13 है। आइए प्रश्न संख्या 78। अशुद्ध वर्तनी संख्या है ए 19, बी 26 और डी सी 28 और डी 24। तो इसमें जो अशुद्ध है वो कौन सा लिखा है? 24, यानी डी विकल्प सही है मित्रों। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। परिनिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? ए राष्ट्रभाषा, बी माध्यम भाषा, सी राजभाषा, डी मानक भाषा। तो प्रतिष्ठित भाषा का दूसरा नाम क्या है? राजभाषा। ठीक, सी विकल्प सही है। आइए आगे देखें प्रश्न संख्या 80। पानी शब्द में वर्णों की संख्या है। ए 4, बी 2, सी 3 और डी 6। तो इसमें पानी शब्द में कितने वर्ण हैं? वो हैं 4, यानी ए विकल्प सही है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किस सदी से संबंधित हैं? ये सदी गलत लिख उठा है, ऐसे रहेगा मित्रों, इसको ऐसे पढ़ें। ठीक, किस सदी से संबंध है? ए 12वीं सदी, बी 13वीं सदी और सी 16वीं सदी, डी 9वीं सदी। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? ये किससे संबंध है? 13वीं सदी से संबंधित है, यानी 81 का बी सही होगा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 है निम्नलिखित में से द्विगुण व्यंजन हैं। ए स्रा, बी मूर्धन सा और सी छा, डी ढ। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें जो द्विगुण व्यंजन है वो ढ है, यानी डी विकल्प सही है। आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सी शब्द संध है? ए सारोपा लक्षणा, बी साध्य वसाना लक्षणा, सी आर्थी व्यंजना, डी अभिधा। तो इसमें कौन सी शब्द सख्त है? इसमें सारोपा लक्षणा है, यानी ए विकल्प सही है। आइए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या जो 84 है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आचार्य थे? ए अनुमतवादी, बी अलंकारवादी, सी ध्वनवादी और डी रसवादी। तो इसमें आप भी मित्रों कमेंट करके बताइए। मेरे अनुसार तो इसमें रसवादी अलंकारी इनको रसवादी आचार्य माना जाता है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 85। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए दृष्टांत, बी अतियुक्त, सी अन्योक्त, डी व्यतिरेक। तो जहाँ पर उपमेय का निषेध करके उपमान की स्थापना की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है, यानी डी विकल्प सही है। आइए प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 है औंधाई सीसी सुलख बिरह वरन विल्लात बिचही सूख गुलाब गौ छीटो छुई नगात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए अतियुक्त, बी अतिशयोक्त, सी समासोक्त और डी अक्रोक्त। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? वो होगा अतियुक्त अलंकार, यानी ए विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 87। बिन पग चले 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 है, इसमें आई की मात्रा होगी। बी पद चले सुने बिन काना, सुने भी आई की मात्रा लगा, सुने बिन काना पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए असंगत, बी विभावना और सी प्रतीप, डी विरोधाभास। तो इसमें कौन सा अलंकार है मित्रों? इसमें विभावना, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर पग नहीं, पैर नहीं, फिर भी वो चल सकता है।
और कान नहीं है फिर भी वो सुन सकता है। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भर्त्सना से भीत हो वह बाल तब चुप हो गया, पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? ए क्लिष्टत्व, बी श्रुतकटुत्व दोष, और सी है अश्लीलत्व दोष, और डी पुनरुक्त दोष। तो इसमें कौन सा दोष है मित्रों? इसमें है श्रुतकटुत्व दोष। सुनने में कड़वा लग रहा है तो मतलब ये क्या है? श्रुतकटुत्व दोष है, कठिन लग रहा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? ए विद्रोह की भावना, बी स्वानुभूति को प्रमुखता, सी जगत से पलायन, और डी आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तो इसमें कौन सा है? ये उपरोक्त तीनों ए बी सी ये स्वच्छंदतावाद की विशेषता हैं। आश्रयदाताओं की प्रशंसा ये क्या कहते हैं? इसकी विशेषता नहीं है। ये आदिकाल और सबसे ज़्यादा ये रीतकाल की प्रमुख विशेषता है। ठीक, रीतकाल की सबसे ज़्यादा ये है। आदिकाल और रीतकाल को इसमें रख सकते हैं, दोनों विशेषताओं में दोनों कालों में ये विशेषता आ सकती है। आइए देखें आगे। अगला है काहे रे नलिनी तू कुम्हलानी में नलिनी किसका प्रतीक है? ए हाथी का, बी कमलनी का, सी जीव आत्मा का, और डी सूर्य का। तो नलिनी किसका प्रतीक है? वो जीवात्मा का प्रतीक है, यानी 90 में सी उत्तर सही होगा। आइए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 91। आत्मजयी किसकी रचना है? ए अरुण कमल, बी कुंवर नारायण सिंह, सी नरेश मेहता, डी कुबेर नाथ राय। तो आत्मजयी किसकी रचना है? वो कुंवर नारायण जी की रचना है, यानी बी विकल्प सही होगा। आइए देखते हैं मैं वक्त के हूँ सामने कविता संग्रह किसका है? ये प्रश्न दोहरा उठा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ए गिरजा कुमार माथुर, बी नरेश मेहता, सी डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये किसका काव्य संग्रह है? ये गिरजा कुमार माथुर जी का, यानी ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 है उत्तर कबीर कविता के रचनाकार हैं? ए केदारनाथ सिंह, बी कुबेर नाथ राय, सी केदारनाथ अग्रवाल, और डी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो उत्तर कबीर किसकी रचना है? वो केदारनाथ सिंह जी की है, यानी ए विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं महादेवी वर्मा को यामा काव्य संग्रह पर ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? ए 1972 ईस्वी में, बी 1978 ईस्वी में, सी 1968 ईस्वी में, डी 1982 ईस्वी में। तो महादेवी वर्मा जी को का जो ज्ञानपीठ मिला था वो 1982 ईस्वी में यामाकृत पर मिला था। आइए देखिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 95। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक कौन है? ए दिनकर, बी नीलेश रघुवंशी, सी विष्णु प्रभाकर, और डी धर्मवीर भारती। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें सी विकल्प सही है। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक डॉक्टर विष्णु प्रभाकर जी हैं। इनकी एक आवारा मसीहा कृत बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए आगे देखते हैं मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए गोविंद मिश्र, बी नासिरा शर्मा, सी रमेश वारसी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो विकल्प सही है वो डी सही है, इनमें से कोई नहीं। ये मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास, प्रसिद्ध उपन्यास है। आइए देखें आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 97। प्रेमचंद के किस उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है? ए सेवा सदन, बी रंगभूमि, सी गोदान, और डी गबन। तो किसको दिया गया है? गोदान को महाकाव्य की संज्ञा दी गई, यानी सी विकल्प सही है 97 में। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बूंद और अमृत किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? ए भगवती चरण वर्मा, बी राहुल सांकृत्यायन, सी अमृतलाल नागर, और डी यशपाल। तो बूंद और अमृत किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? अमृतलाल नागर जी का, यानी सी विकल्प सही होगा 98 में। आइए आगे देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है 99। मृणाल जैनेन्द्र की किस उपन्यास की पात्र है? ए कल्याणी की, बी सुखदा की, सी परख और डी त्यागपत्र। तो मृणाल किस उपन्यास की प्रमुख पात्र हैं? वो हैं त्यागपत्र, यानी 99 में डी विकल्प सही है। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 100। मित्रों मरजानी उपन्यास की लेखिका हैं? ए कृष्णा सोबती, बी उषा प्रेमदा, सी मृदुला गर्ग, डी नासरा शर्मा। तो मित्रों मरजानी किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? वो है कृष्णा सोबती जी का। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 101। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है? ए शमशान, बी शमशान, सी शमशान और डी शमशान। सबका उच्चारण तो एक जैसा ही हो रहा है, इसलिए क्या कहते हैं आपको इसमें बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो व्याकरण के नियमों के अनुसार इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? उसमें ए विकल्प सही है, यानी शमशान इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। आइए आगे देखते हैं। संख्या 102। अशुद्ध वर्तनी है? उज्ज्वल, ज्योत्सना, तादात्म्य, श्रृंगार। तो इसमें मित्रों कमेंट करके बताइएगा कि आपके अनुसार कौन सा सही है। इसमें शेष उपरोक्त तीनों ए बी सी विकल्प सही हैं और डी गलत है, यानी इसमें ये श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं। संख्या 103। त्रुटिबोधक चिन्ह है? त्रुटिबोधक चिन्ह है यानी ये बताना है कि जहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं और बीच में जब छूट जाता है तो उसके लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसमें देखें आप है ए विकल्प में डॉट डॉट करके, बी में बराबर का चिन्ह है, सी में ये डैश का है और सी डी में है हंसपद। तो देखिए इसमें ए विकल्प नहीं सही है क्योंकि यहाँ पर ये रिक्त स्थान इसको भरना होता है। बी बराबर समानता का चिन्ह और ये योजक चिन्ह से कहते हैं जो यहाँ पर लगा है, ये है जिसको हम डी में हंसपद लगा है, इसको त्रुटिबोधक, यानी कोई जब कुछ छूट जाता है तो उसको बीच में हम हंसपद लगा करके पूरा करते हैं, यानी इसमें डी विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 104। प्रश्न संख्या 104 है लाभालाभ में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव समास, डी तत्पुरुष समास। तो लाभालाभ में कौन सा समास है? इसमें लाभ ये होगा द्वंद्व समास। आइए प्रश्न संख्या 105। त्रिभुवन में कौन सा समास है? ए बहुब्री, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। तो इसमें कौन सा समास होगा मित्रों? त्रिभुवन, त्रि यानी संख्यावाचक पहला पद है, तो जहाँ पर पहला पद संख्यावाचक होता है कौन सा समास होता है? वहाँ पर द्विगु समास होता है, यानी बी विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 106। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कहते हैं? ए रूढ़, बी योग रूढ़, सी यौगिक और डी उपरोक्त सभी। तो जिन शब्दों के खंड सार्थक नहीं होते उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है रूढ़ शब्द, यानी ए विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 107। प्रश्न संख्या 107। 107 ए फ्रेंच, बी फारसी, सी पुर्तगाली, डी जापानी। तो रिक्शा किस प्रकार का शब्द है? वो है जापानी शब्द है, यानी डी विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहानी का तत्सम क्या होगा? ए कथानक, बी कथा, सी कथानिका, डी कथावस्तु। तो कहानी का तत्सम क्या होता है? कथानिका होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 109। यह शब्द में सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम और डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह शब्द में क्या होता है? कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी बी विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 110। अल्प प्राण है? का गा अंगा, बी में है का खा अंगा, सी में है का घा तालबिसा और डी में है चा छा इया। तो इसमें बताना है अल्प प्राण कौन सा है विकल्प में, तो वो है का खा
का गा अंगा यानी ए विकल्प सही है। आइए देखिए, इसमें अगला है अल्पप्राण। आप जानते होंगे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वो अंतिम वर्ण वो क्या होता है, अल्पप्राण होता है। आइए देखें प्रश्न संख्या 111। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण एवं तीनों सा, कौन कौन सा सा, तालव्य सा, दंत सा और मूर्धन सा क्या कहलाते हैं? ए घोष, बी अल्पप्राण, सी अघोष और डी महाप्राण। तो प्रत्येक वर्ण का पहला वर्ण और तीनों सा, पहला और दूसरा वर्ण और तीनों सा क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं, यानी सी विकल्प सही होगा। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 112। मेरा जीवन प्रवाह आत्मकथा के लेखक हैं? ए वियोग हरि, बी राहुल सांकृत्यायन, सी यशपाल और डी गुलाब राय। तो इसमें ये मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? वो है वियोग हरि की। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रवास की डायरी किस विधा की रचना है? ए रेखाचित्र, बी आत्मकथा, सी यात्रावृत्त और डी रिपोर्टाज। तो प्रवास की डायरी किस विधा की रचना है? वो है आत्मकथा, यानी बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 114। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? ए रांगे राघव, सॉरी ये विकल्प यहाँ लिखने को, ए रांगे राघव, बी शिवदान सिंह चौहान, डी शमशेर बहादुर सिंह और सी शमशेर बहादुर सिंह, डी धर्मवीर भारती। तो लक्ष्मीपुरा के जो लेखक हैं वो शिवदान सिंह चौहान, यानी बी विकल्प सही होगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर मैंने नंबरिंग नहीं किया है, भूल गए हैं, तो ये इसको देख लें। ये है ये विकल्प बी, सी और डी। अब इसमें देखिए मेरी लखनऊ यात्रावृत्त के लेखक कौन हैं? ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बी लाहौर संकीर्तन, सी अज्ञे जी और डी यशपाल जी। तो इसमें मेरी लखनऊ यात्रा के लेखक कौन हैं ये बताना है। इसमें हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी, यानी ए विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 116। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ए में रिपोर्टाज, बी में जीवनी, सी यात्रावृत्त और डी आत्मकथा है। इसमें विधा बतानी है आपको। तो अरे यायावर याद रहेगा, ये जो इसमें सही है क्या है? ये यात्रावृत्त की रचना है, यानी सी विकल्प सही होगा। ठीक, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 117। घाटियाँ गूंजती हैं नाटक के रचनाकार हैं? ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी शिव प्रसाद सिंह, सी वृंदालाल वर्मा और डी उदय शंकर भट्ट। तो घाटियाँ गूंजती हैं ये बहुत प्रसिद्ध नाटक रचना है। ये बहुत पूछा जाता है, किसका है? शिव प्रसाद सिंह जी का, यानी बी विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 118। प्रश्न संख्या 118 है कबीरा खड़ा बाजार में किस विधा की रचना है? ए नाटक, बी काव्य, सी जीवनी और डी उपन्यास। कबीरा खड़ा बाजार में किस विधा की रचना है? वो है नाटक, यानी ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं संख्या 19। लघुमानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है? ए विजय देव नारायण शाही, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर नामवर सिंह और डी डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस किसकी रचना है? वो है किसकी रचना है? ये विजय देव नारायण शाही की। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 120। छायावाद का पतन के लेखक कौन है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी देवराज, सी रामविलास शर्मा, डी लक्ष्मीकांत वर्मा। तो छायावाद का पतन के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर देवराज जी, यानी बी विकल्प सही है। आइए देखें अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रिया नीलकंठी निबंध के लेखक कौन हैं? ए बाबू गुलाब राय, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी कुबेरनाथ और डी विद्यानिवास
डी विद्यानिवास मिश्र जी। तो जो इसमें विकल्प सही, ये प्रिया नीलकंठी के जो लेखक हैं वो कौन है? कुबेरनाथ राजी, यानी 121 का सी विकल्प सही है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 122। प्रश्न संख्या 122 है, ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य है, यह कथन किसका है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी प्रेमचंद, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये ज्ञान रास के संचित कोश का नाम साहित्य किसका कथन है? ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, इन्होंने 122 का ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 123। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी शांत प्रिय द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है? ए महाकवि माघ, बी महाकवि भास और सी भवभूत, डी भृतहर। तो इसमें शिशुपाल वध किसका महत्वपूर्ण रचना है? किसकी महत्वपूर्ण रचना है? यह है महाकवि माघ की महत्वपूर्ण रचना है। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 125। मालती माधव का प्रधान रस क्या है? ए करुण रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर रस और डी शांत रस। तो मालती माधव का प्रधान रस क्या है मित्रों? वो है श्रृंगार रस, यानी 100 ये बी विकल्प सही होगा। मित्रों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मुझे प्रेरणा मिलती रहे नए नए वीडियो बनाने की। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हों वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। मेरा चैनल है PK चौरसिया नॉलेज पॉइंट STP 34। मित्रों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही अगली सीरीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।